अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है बिल C2 और इसके हवाले से जुड़े मजीद सवालात। काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, खासकर ये इंक्वायरी आ रही है कि आज की डेट में जिन लोगों के 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कनाडा के अंदर, उनके केसेस आरपीडी को रेफ़र हो रहे हैं या उनके केसेस प्रा को रेफ़र हो रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सवालात हैं जिनको आज की वीडियो में आंसर करेंगे और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें। तो आपको पता है कि बिल C2 इस वक्त पार्लिमान में मौजूद है और बिल C2 के हवाले से पिछले दिनों काफ़ी सारे लोगों ने यह भी कहा शायद ये अप्रूव हो चुका है और एक्ट बन चुका है। तो क्या ये बिल एक्ट बन चुका है? इसका जवाब है नो, अभी तक ये बिल एक्ट नहीं बना। तो कौन सा बिल एक्ट बन चुका है या कानून बन चुका है? उस बिल का नाम है बिल C5, वन कनाडा इकोनॉमी। बिल C5 इस टाइम जो है वो कानून का हिस्सा बन चुका है। बिल C2 जो स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स एक्ट है वो अभी तक बिल ही है, वो कानून का हिस्सा नहीं बना। वो किस स्टेज में है? इसकी फर्स्ट रीडिंग हो चुकी है 3 जून को और ये सेकंड रीडिंग के स्टेज पर है। सेकंड रीडिंग वो स्टेज होती है जिसमें इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग्स भी एक्सपेक्टेड हैं और मेजर चेंजेस अमूमन जो सेकंड रीडिंग की स्टेज पे होती है उसी के दौरान होती है। तो इस वक्त ये सेकंड स्टेज पर है। क्या ये बिल मजीद चेंज हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बिल मजीद चेंज हो सकता है। ये हर स्टेज पर चेंज हो सकता है। जब तक ये एक्ट बन नहीं जाता, ये किसी भी मौके पर इसमें अमेंडमेंट हो सकती है। इसको कितना टाइम लग सकता है? अमूमन जो बिल की जो पार्लिमान के अंदर टाइमिंग होती है वो वेरी करती है। जो एक्सपीडाइटेड बिल होते हैं वो 4-5 महीने के अंदर भी हो सकते हैं और 2 साल भी लग सकते हैं इसको। तो इस पर कितना टाइम लग सकता है? ये नज़र आ रहा है कि इस पर टाइम, इसको तेज़ी से किया जा रहा है, तेज़ी से प्रोसेस किया जा रहा है और इस पर सालों का टाइम नहीं लगेगा। लग यही रहा है कि इस पर महीने लगेंगे। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की डेट में, वो जो 2 क्लॉज रखी गई हैं, एक तो अमेरिका से आने वाली और एक जो 1 साल से ज़्यादा वाली क्लॉज इस बिल के अंदर रखी गई है। तो आज की डेट में अगर 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है किसी बंदे को, तो उसका केस किसको जा रहा है? आरपीडी को जा रहा है या प्रा को जा रहा है? मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि इसमें एक रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज है, ट्रांजिशनल क्लॉज है। इस बिल का जो इंपैक्ट है जब ये कानून बन जाएगा तो 3 जून 2025 से स्टार्ट होगा। 3 जून 2025 से स्टार्ट होगा। उससे पहले वाले जितने भी केसेस हैं वो जो जा चुके हैं आरपीडी को, वो रेगुलर हियरिंग में ही होंगे। उनको उठा के प्रा में नहीं डाला जाएगा जो 3 जून से पहले वाले। लेकिन 3 जून से बाद वालों का क्या फ्यूचर है? आज की डेट में जो केसेस जा रहे हैं, रेफर हो रहे हैं, वो आरपीडी को ही हो रहे हैं और कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जनाब ये तो आरपीडी को जा रहे हैं, प्रा को नहीं जा रहे। याद रखें कि आरपीडी, रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी स्टेज पर केस अपने से उठाकर वो प्रा को प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसकी मैं पर्सनली एक केस को जानता हूं जिसमें उन्होंने आरपीडी को गलत डिटरमिन हुआ था, वो प्रा को जाना चाहिए था, आरपीडी के पास आ गया। आरपीडी ने उसकी हेयरिंग की और उन्होंने कहा जी कि हम नेक्स्ट डे फिर इसकी हेयरिंग करेंगे और नेक्स्ट डे उन्होंने लेटर निकाल दिया कि जी ये केस गलती से डिटरमिन होके तो आरपीडी को आ गया था, ये बेसिकली प्रा का केस है, तो आप प्रा से रिजू करें। और उन्होंने केस को प्रा को रेफर कर दिया था। यानी कि ये मेरे सामने की बात है। तो आरपीडी आज की डेट में जो भी केस आरपीडी के पास आ रहा है वो किसी भी वक्त आरपीडी उसको ट्रांसफर करने की सलाहियत रखता है, कैपेसिटी रखता है और वो कर सकता है कि वो बिल को एक्ट बनने से पहले भी ट्रांसफर कर सकता है, एक्ट बनने के बाद भी वो प्रा को ट्रांसफर कर सकता है। तो उन लोगों का क्या होगा जो कि आरपीडी को ट्रांसफर हो चुके हैं और वो अगर वो प्रा को ट्रांसफर होते हैं तो फिर वो जिस तरह प्रा उनके साथ करता है, जो प्रा की डोमेन है, जो प्रा के कवायद व ज़वाबत हैं, उसी के हिसाब से उनको ट्रीट किया जाएगा। उसमें उसी तरह उनकी सबमिशन और एविडेंसेस
15 to 30 डेज के अंदर अंदर उनसे सबमिशन ली जाएगी। अमूमन जो प्रा है उसमें हेयरिंग नहीं होती, इसमें ओरल हेयरिंग जिसे कहते हैं वो नहीं हुई ली जाती। उसमें एविडेंसेस और आपकी जो जितना भी नैरेटिव है, जो भी आपकी डिटेल स्टोरी होती है, उसी पर डिसाइड किया जाता है। और इसमें ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्रा होता है वो चैलेंजिंग होता है, रिस्क हाई होता है। छोटी छोटी बातों से वो चुका ऑफिसर देख रहा होता है, CBSA ऑफिसर, उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट तरह से होती है, तो वो छोटी छोटी बातों पे केस उड़ा सकते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास रिफ्यूजी अपील डिवीजन रैड की जो अपील है उसमें जाने का चांस नहीं होता। फिर फेडरल ही एक ऑप्शन होती है आपके पास कि उसके बाद प्रा के बाद आप फेडरल में जा सकें। और रिस्क ऑफ कोर्स उसमें काफ़ी हाई होता है। क्या ये जब बिल बन जाएगा तो ऐसा ही होगा? मैंने जैसा कि पहले बताया कि इसमें किसी भी स्टेप पे वर्ड्स को चेंज किया जा सकता है, सेंटेंसेस को चेंज किया जा सकता है। जब ये बिल फाइनल फिनिश्ड फॉर्म में एक्ट बन के सामने आएगा तो फिर एग्जैक्ट उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकेगी, उनके अल्फाज का सही मफहूम जो है वो निकाला जा सकेगा। वो मुख्तलिफ अप्रोचेज़ होती हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए उनका वो किया जाएगा। फिर उसको जब अदालत में लेके जाया जाएगा या अदालतों में जाएगा, उसकी इंटरप्रिटेशन वहाँ पर होगी। तो जब तक ये बिल फाइनल एक्चुअल एग्जैक्ट हालत में, कंक्रीट हालत में नहीं आता, एग्जैक्ट इसके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अपेरेंटली ये लग रहा है कि दो लोगों को या दो तरह के लोगों को, एक जिनको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, उनको अब जो RPD एंटरटेन नहीं करेगा वो प्रा में जाया करेंगे। और जो लोग अमेरिका से आएंगे एक्सेप्शंस के अलावा, जो विजिटर वीज़ा की एक्सेप्शन है या रिलेटिव्स की क्लोज रिलेटिव ब्लड रिलेशन वाली एक्सेप्टेंस है या और दूसरी 2 एग्जेम्पशंस हैं, उनके अलावा अगर आएगा तो वो भी प्रा में जाएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।